साथियों, आज मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ वायरिंग से संबंधित, जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। सवाल कम 20 सवाल है और उस 20 सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा अभी। वायरिंग से संबंधित है और इसे याद रखने योग्य है। आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है इसको, इसलिए याद ज़रूर कर लें। तो पहला सवाल है, वायरिंग कितने प्रकार की होती है? तो वायरिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायरिंग 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। तो इसमें अगर सवाल आपका 5 प्रकार हो गया तो उसमें पूछ सकता है कि कौन कौन सा। तो इसमें कौन कौन सा पहले है, इस तरह से देंगे। क्लीट वायरिंग, दूसरा है केसिंग कैपिंग वायरिंग, तीसरा है CTS या TRS वायरिंग, CTS और TRS वायरिंग। चौथा हो गया, चौथा आपका हो गया लेड शीथड वायरिंग, लेड शीथड वायरिंग। पांचवा है कंड्यूट पाइप वायरिंग, इस तरह से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये तो पहला सवाल का हो गया कि वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है दूसरा सवाल, सर्किट को, ये देखिए, सर्किट को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए क्या विधि अपनाई जाती है? तो दूसरा सवाल का जवाब है, मैं दूसरा सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि किसी भी सर्किट को गर्म होने से बचाने के लिए फ्यूज या किटकैट परिपथ में लगाया जाता है। फ्यूज, जिसको हम लोग किटकैट भी कहते हैं, किटकैट परिपथ में लगाया जा सकता है। ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा है, तीसरा का सवाल आप देख रहे हैं यहाँ, फ्यूज का साइज किस बात पर निर्भर करती है? फ्यूज का साइज यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे फ्यूज का साइज किस बात पर निर्भर करती है? तो तीसरा का आंसर है, मैं तीसरा का जवाब दूंगा अभी। 3 नंबर का है जवाब। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सर्किट की कुल धारा पर या परिपथ की कुल धारा पर, कि कुल धारा पर। ये तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथा है, चौथा आप देख रहे हैं मैं दिखाना चाह रहा हूँ चौथा को, सवाल नंबर 4 को मैं दिखाना चाह रहा हूँ अभी आप लोगों को, कि कंड्यूट में फेज तार और न्यूट्रल तार एक साथ क्यों ले जाया जाता है? इस तरह से आप देखें, समझें इस बात को।
कंड्यूट में, चौथा सवाल है, कंड्यूट में फेज तार और न्यूट्रल तार एक साथ क्यों ले जाते हैं? तो इसका जवाब है 4 नंबर का। मैं जवाब दूंगा अभी आपको। ये 4 नंबर है जिसका जवाब है, इसको ऐसे बता भी सकते हैं, कैपेसिटी प्रभाव के कारण ऊर्जा हानि से बचाने के लिए लिख भी सकते हैं, कैपेसिटी प्रभाव के कारण ऊर्जा हानि को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए? तो ऊर्जा हानि को बचाने के लिए। ये हो गया 4 नंबर का। अब है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन आप, सीलिंग रोज से कनेक्शन किस तार द्वारा लिए जाते हैं? सीलिंग रोज से 5वां है सवाल ये 5 नंबर, सीलिंग रोज से कनेक्शन किस तार द्वारा लिए जाते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं, 5वां का 5 का जवाब दीजिए इस तरह से। 5 नंबर, सीलिंग रोज को कनेक्शन के लिए किस तार का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब यही है, इस सवाल का यही, सीलिंग रोज के से कनेक्शन किस तार द्वारा लिए जाते हैं? तो लचकदार इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल भी, फ्लेक्सिबल तार भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल तार। तो लचकदार और फ्लेक्सिबल तार से आप ले सकते हैं कनेक्शन। और छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अवरोधी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? अवरोधी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किन किन बातों पर निर्भर करता है ये मैं बताऊंगा आपको अभी। 6 नंबर का ये सवाल है, 6 नंबर का। तो ये अवरोधी सबसे पहले है क्या? तो ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन ये है। तो इंसुलेशन किस बात पर निर्भर करता है? तो पहले है लंबाई, ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई और मोटाई और मटेरियल की इंसुलेशन विशेषताओं पर, और मटेरियल की इंसुलेशन विशेषताओं पर, ये हो गया आपका 6 नंबर का जवाब। अब 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 7 नंबर है, अवरोधी प्रतिरोध को किस उपकरण से मापते हैं? मतलब इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है उसको किस उपकरण से मापते हैं? तो 7 नंबर है,
इंसुलेशन, ऐसे बोल सकते हैं मैगर से, लेकिन लिखने के लिए ये भी हो सकता है इंसुलेशन को मैगर द्वारा मापा जाता है। ये हो गया आपका 7 नंबर सवाल। अब 8वां सवाल आपको बताने जा रहे हैं हम, जो है 8वां सवाल, पावर लाइन पर कौन कौन से उपकरण लगाते हैं। 8वां का यह है, पावर लाइन पर कौन कौन से उपकरण लगाते हैं। तो 8वां का जवाब पावर लाइन से, 8 नंबर का जवाब है पावर लाइन से कौन कौन सा उपकरण लगाते हैं। तो सबसे पहले है इस तरह से देंगे आपको, इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद फ्रिज, यहाँ लिखिए विद्युत हीटर। तीसरा है इलेक्ट्रिक आयरन, चौथा है कूलर, 5वां है एयर कंडीशनर, 8 का जवाब आपको मिला। 9वां सवाल है 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल देखिए आप यहाँ, बैटन तथा कैसिंग कैपिन किस लकड़ी की बनी होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा बैटन किस लकड़ी की बनती है। 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ कि बैटन किस लकड़ी की बनाई जाती है। तो ये है, पहले बोलता है इसको टीक वुड, और दूसरा है, पहला टीक वुड हुआ, दूसरा पीमा एक लकड़ी होता है, पीमा, PEMA, पीमा वुड। ये 9 सवाल आपका हो गया। 10वां सवाल देखिए क्या है, घंटी बजाने के लिए सैलों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। घंटी बजाने के लिए सैलों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। 10 नंबर यह है, 10 नंबर इस तरह से बता सकते हैं, क्या लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर है, घंटी बजाने के लिए सैलों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो ये हो जाता है सीरीज में। 11 नंबर का सवाल है, 11 नंबर का सवाल है, अस्थाई प्रकृति हेतु कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। अस्थाई यहाँ है 11 नंबर का, और अस्थाई प्रकृति हेतु कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। तो प्रकृति हेतु कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, इसका जवाब मैं दूंगा अभी आपको। 11 नंबर का मैं जवाब देने जा रहा हूँ अभी। इसको CLEET वायरिंग,
कंप्लीट वायरिंग अस्थायी रूप से। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है। केपिंग के बीच में लाइन बनी होती है। केपिंग के बीच में लाइन बनी होती है, क्यों? तो क्यों बनी होती है लाइन केपिंग के बीच में, वो जानिए। 12 नंबर का है। वो इसलिए होती है कि वायरिंग करते समय पेंच यानी स्क्रू सही स्थान पर लगाए जा सके। आप लिख भी सकते हैं, वायरिंग करते समय पेंच, इसको स्क्रू भी कहते हैं, सही स्थान पर लगाया जा सके, सही स्थान पर लगाया जा सके। इसीलिए कैपिंग के बीच में लाइन होती है। ये कैपिंग है, माना आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ये कैपिंग है, ये कैपिंग है। इस बीच में एक लाइन होती है जिस पर कि हम स्क्रू एक यहाँ और ऐसे करके देंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा और सही सही बीच में जाएगा। इसीलिए ये कैसिंग कैपिंग के बीच में एक लाइन पड़ता है। आपका 13 नंबर सवाल जो है, ये ध्यान देने योग्य बात है और सभी को जानना चाहिए कि 13 नंबर सवाल ऐसा क्यों है। चौक कुंडली को ट्यूब परिपथ में नहीं लगाने से क्या हानि हो सकता है? क्या हानि हो सकता है? लिखा है, चौक कुंडली को ट्यूब परिपथ में नहीं लगाने से क्या हानि हो सकता है? तो 13 नंबर का जवाब है, क्या हानि हो सकता है? 13 नंबर का जवाब है कि ट्यूब फ्यूज हो सकता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फ्यूज तो होगा ही, अगर चौक नहीं लगाते हैं तो ये फ्यूज ट्यूब जो है, ट्यूबलाइट मरकरी जिसको बोलते हैं, ये मरकरी है, ये मरकरी है जिसको हम चौक लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं चौक। ये नहीं लगाते हैं अगर तो ट्यूब फ्यूज हो जाएगा। 14 नंबर देखिए सवाल क्या है। प्रतिरोध क्या होता है? 14 नंबर हम यहाँ से आपको बताएंगे। 14 नंबर भूमि का प्रतिरोध, भूमि का प्रतिरोध लगभग 0। भूमि का प्रतिरोध लगभग 0। उसके बाद 15 नंबर है सवाल आपके सामने।
घरों की वायरिंग में किस साइज का अर्थ तार प्रयोग किया जाता है? तो किस साइज का प्रयोग किया जाता है अर्थ तार? मैं ये आपको बता रहा हूँ। और कौन सा तार लगता है? घरों की वायरिंग में किस साइज का अर्थ तार प्रयोग किया जाता है और किस धातु का होता है? तो वो मैं बताऊंगा आपको अभी। 15 नंबर का सवाल का जवाब है आपका इसमें सबसे पहले तो तांबा, तांबे का तार और इसका गेज होगा 14 और इसका गेज होगा 14 गेज। 14 गेज का तार प्रयोग करनी चाहिए। तो 15 नंबर में है 14 गेज का तांबे का तार तो होना ही चाहिए, लेकिन 14 गेज का भी होना चाहिए। गेज आपने पूछ रहा है लगभग किस साइज पूछ रहा है आपने। घरों की वायरिंग में किस साइज का तार प्रयोग किया जाता है? तो 14 गेज का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पदार्थ नहीं लिखा हुआ है, पदार्थ हम इसलिए बता दिए कि अगर कोई पूछता है बाद में कि किस मेटल होता है, धातु कौन सा होता है, तो तांबे का होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यह है 16 नंबर। वायरिंग में अर्थ तार को कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है? वायरिंग में अर्थ तार को कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है? तो अभी मैं बताऊंगा 16 नंबर का जवाब। कहाँ कहाँ जोड़ना चाहिए अर्थ तार? तो सबसे पहले है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर का कवर जो होता है ना, बॉडी, एनर्जी मीटर का कवर में, तो सबसे पहले एनर्जी मीटर के कवर में जोड़ा जाता है, यानी खोल में। और दूसरा है मेन स्विच के खोल में। मेन स्विच का कवर में। तीसरा है वॉल सॉकेट के अर्थ बिंदु से। सॉकेट के अर्थ बिंदु, पॉइंट, अर्थ पॉइंट में। और चौथा है छत पंखे से, यानी सीलिंग फैन से। तो ये आपका 16 नंबर का जवाब मिला। अब है 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया है एक परिपथ में कितने पावर बिंदु लगाए जा सकते हैं, यानी मतलब एक सर्किट में कितने पॉइंट लगाए जा सकते हैं। 17 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक परिपथ में कितने पावर बिंदु लगाए जा सकते हैं? कितने पावर बिंदु लगाए जा सकते हैं? तो 17 नंबर का जवाब 2 बिंदु। यहाँ लिख सकते हैं आप 2 बिंदु। अगर पावर पूछता है तो 500 वाट। 18 नंबर का सवाल है। 18 नंबर का सवाल है, देखिए यहाँ, कंड्यूट कितने प्रकार के होते हैं? तो कंड्यूट वो लोहे का जो पाइप होता है
उसी को कंड्यूट बोलता है, जिसमें हम वायरिंग करते हैं लोहे के पाइप में। तो आप देख लीजिए, ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है। शायद आप लोग को समझ में भी आ जाए। ये पाइप है, राउंड है ये। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि आप 4 प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ 4, यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछेगा कौन कौन सा है, तो उसको भी जान लीजिए आप कौन कौन सा है। तो पहला नंबर है इसमें हल्के गेज का कंड्यूट, हल्के गेज के कंड्यूट। दूसरा है भारी गेज, भारी गेज के कंड्यूट। तीसरा है लचकदार कंड्यूट, लचकदार यानी फ्लेक्सिबल कंड्यूट। और चौथा है पीवीसी कंड्यूट। तो ये 4 प्रकार का कंड्यूट होता है। 18 नंबर का हो गया सवाल का जवाब। 19 नंबर सवाल ये है। 19 नंबर सवाल पहले देख लें हम। 19 नंबर सवाल है, कार्यशालाओं की वायरिंग के लिए किस प्रकार का कंड्यूट प्रयोग किया जाता है। यानी वर्कशॉप में वायरिंग के लिए किस प्रकार का कंड्यूट प्रयोग किया जाता है। तो 19 नंबर का है यहाँ भारी गेज, इसको बोलेंगे। इसमें है भारी गेज कंड्यूट। क्योंकि वर्कशॉप है इसलिए वहाँ भारी भरकम कार्य होता है, इसलिए भारी भरकम कंड्यूट चाहिए। 20 नंबर का सवाल है आपका। देखिए यहाँ पे 20 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे। बीस नंबर का सवाल है, पढ़ेंगे पहले सवाल। वायरिंग में काम आने वाले टम्बलर स्विच किस पदार्थ के बने होते हैं, यानी किस धातु के बने होते हैं। तो ये है बेकेलाइट। बेकेलाइट का बना होता है, बेकेलाइट। बस इतना ही बताना है आपको कि बेकेलाइट का बना होता है कौन सा, टम्बलर स्विच। ये टम्बलर स्विच जितने भी होते हैं सब बेकेलाइट में बनाए जाते हैं। स्विच बेकेलाइट के बने होते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और आगे मैं इसी तरह का सवाल देते रहूँगा। धन्यवाद।